Good evening, class. In the previous class of your chemistry, we have completed our chapter 4 and we have started the gas laws, जिसमें मैंने आप लोगों को सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बीच का डिफरेंशिएशन बताया था कि कैसे उनको डिफरेंशिएट किया जाता है और हाउ देयर मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अब हमको पढ़ना है सबसे पहले कि जो भी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल्स, मैंने आपसे कहा था कि स्टेट ऑफ मैटर में हमें टोटल दो चीजें पढ़नी है। फर्स्ट है गैस, गैस के बारे में पूरी प्रॉपर्टीज, और दूसरी हमें लिक्विड के बारे में स्टडी करना है। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गैस। गैस के रिलेटेड हमको ये पढ़ना है कि गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं उनके बीच में कैसे फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, कि हाउ दे आर बॉन्डेड टुगेदर। जस्ट लाइक द ब्रिक्स का अगर घर बनाया जाता है तो ब्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, सीमेंट्स के द्वारा क्या होता है, जोड़ा जाता है। तो उनके बीच में कौन फोर्स आपस में एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से ईंटें आपस में जुड़े हुए हैं, सीमेंट। तो वैसे ही मॉलिक्यूल्स यानी गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में ऐसे कौन से फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से वो साथ में रहते हैं। तो टोटल हमको तीन टाइप के फोर्सेस पढ़ने हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं हम लोग, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, फर्स्ट है लंदन फोर्स, लंदन फोर्स, और डिस्पर्शन फोर्स हम बोलते हैं, और डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है, डिस्पर्शन फोर्स ये यूजुअली एज सेम होता है ग्रेविटी की तरह। ग्रेविटी में जैसे कहा जाता है कि दो ऑब्जेक्ट्स या एनी टू पर्सन कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन अट्रैक्टिंग ईच अदर, बट वो दोनों एक दूसरे के साथ फोर्स जो है फील नहीं करते हैं। बट ये नेचर का नियम है कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो सेम वही लंदन फोर्स होता है कि जस्ट सपोज कि आपके दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, एक ए है और एक बी है। ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, और जिस वजह से ये फोर्स, एक छोटा सा फोर्स जो इनके बीच में एग्जिस्ट करता है, वो उसको हम बोलते हैं लंदन फोर्स और वीक डिस्पर्शन फोर्स, या फिर वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में हैं, बस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका जो एक सिंपल सा लॉजिकल रीजन है वो ऐसे है कि हम ये जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कंटिन्यूसली क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, चारों तरफ न्यूक्लियस के क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और एक समय ऐसा आ जाए कि सारा का सारे का इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या एक तरफ आ जाए, कि जस्ट सपोज कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हियर, कि सारा इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गया। अब अगर सारा इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गया है तो उधर माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इधर प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो प्लस चार्ज, और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो माइनस चार्ज। सिमिलरली बी में भी मान लो ऐसे ही केस हो गया कि सेम साइड में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, आ गए। ठीक है, तो इधर भी माइनस और इधर भी प्लस। अब रूल्स क्या बोलते हैं, माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जो इनके बीच में ये पार्शियल टाइम के लिए, एकदम पल भर के लिए, कि छोटे टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन सारे एक तरफ चले गए, यहाँ पे भी छोटे इलेक्ट्रॉन टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले गए, छोटा सा चार्ज क्रिएट हो गया और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो कुछ समय के लिए जो एग्जिस्ट करता है, या फिर जो एक दूसरे को कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा यही रहेगा या इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर ही रहेगा। वो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन बदल बदल के कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करेगा। सिंपल सा है कि अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, हो सकता है सेकंड टाइम पे यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो और यहाँ पे भी ज्यादा हो। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। तो ये बहुत ही वीकर फोर्स होता है। ये कौन सा फोर्स होता है, बहुत ही वीकर फोर्स होता है। ठीक है, जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी हाँ ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ऐसा नहीं है कि बहुत वीकर है, बट दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अट्रैक्शन रहता है वो बहुत वीकर रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स और वीक डिस्पर्शन फोर्स के नाम से हम जानते हैं। अब ये फोर्स कितने डिस्टेंस तक वैलिड रहता है, कि कितना डिस्टेंस रहेगा तो ये फोर्स वैलिड रहेगा। तो अगर हम किसी भी इसकी रेडियाई यदि हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने एटॉमिक रेडियाई या कोवेलेंट रेडियाई कैलकुलेट किया था कि दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लो, वो उसकी एटॉमिक रेडियाई कहलाती है। तो ये 1/r⁶ डिस्टेंस तक वैलिड रहता है। यहाँ पे r है मेरा एटॉमिक रेडियाई या कोवेलेंट रेडियाई। ठीक है, क्या है, रेडियाई कहलाता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, यानी इसके जो रेडियस का जो डिस्टेंस है उसका 1/r⁶ डिस्टेंस तक ही ये फोर्स एक्सपीरियंस होता है। जैसे ही इससे थोड़ा सा भी ज्यादा होगा ये फोर्स पूरा का पूरा
हट जाएगा और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लंडन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स में आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुत ही वीकर फोर्स है और केवल दो मॉलिक्यूल्स के बीच में नॉर्मली एग्जिस्ट करता है कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। सेकेंड हमारा जो फोर्स है वो डाइपोल फोर्स है। सेकेंड जो टाइप का फोर्स है वो हमारा डाइपोल फोर्स है, डाइपोल। ठीक है, हमने पढ़ा है कि जब भी दो ऐसे एटम के बीच में बॉन्ड बन जाए जिसमें एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो एक ये डाइपोल क्रिएट हो जाता है कि एक प्लस और एक माइनस। उसी प्रकार दूसरा HCl मॉलिक्यूल भी ऐसे एग्जिस्ट करेगा, ये ऐसे। तो यहाँ क्या होता है, इस प्लस और इस माइनस के बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होने लग जाता है कि ये प्लस है ये माइनस है, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कैसे, ऐसे मान लीजिए कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, दूसरा आ गया प्लस, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी प्लस है। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, कंटिन्यूसली अट्रैक्ट करते रहते हैं। और ये पर ये ज्यादातर क्या रहता है कि ये स्ट्रॉन्गर फोर्स है। ये क्या है, स्ट्रॉन्गर फोर्स है। अब चाहे मॉलिक्यूल आपका कैसा भी हो, उसमें लंडन फोर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, उसके लिए उसको चार्ज के लिए डिपेंड होना जरूरी नहीं है। पर इस केस में ये है कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। अब किसी किसी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हर एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करता ही करता है, परंतु जैसे O डबल बॉन्ड O बन गया तो इसके बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं कि सेम मॉलिक्यूल है, तो इसमें कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा, हमेशा कौन सा करेगा, लंडन फोर्स। जबकि जिसके बीच में डाइपोल क्रिएट होने की चांसेस आती हैं, उस केस में क्या होता है कि ये डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट करता है और ये स्ट्रॉन्गर फोर्स है एज कंपेयर टू वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लंडन फोर्स। और इसकी जो रहता है कि कितने डिस्टेंस तक ये फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर या वैलिड रहता है, वो है r⁻³ 1/r⁻³ डिस्टेंस, यानी दो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, HCl के बीच की जो डिस्टेंस है, इनका जो रेडियस आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इसका जो रेडियस आप कैलकुलेट करोगे तो उतने उसका 1/r⁻³ डिस्टेंस, यानी इनके बीच में डिस्टेंस इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये फोर्स अप्लाइड नहीं होता है। तो डाइपोल फोर्स का मतलब क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में पोल जनरेट हो रहा है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी एक जो है दूसरे से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड है वो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल को समझाने के लिए इसे सिंपल सा समझिए कि आपके क्लास में जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो उसको देखकर हमारे अंदर भी ये इच्छा जानने लगती है कि काश हम भी इतनी मेहनत करें कि हम भी उनकी तरह मार्क्स लेके आए और हमारी भी इतनी ही क्या हो, प्रशंसा हो। ठीक है, कि हमारे बारे में भी लोग बात करें। तो इसको क्या होता है, दूसरों को देखकर हमारे अंदर क्या होती है, भावना जागने लगती है। तो वैसे ही सेम इसमें होता है कि जब एक डाइपोल वाला मॉलिक्यूल आ जाए और दूसरा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ जाए, कौन, एक पोलर मॉलिक्यूल आ जाए। पोलर मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं जिसमें डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है, जिसमें माइनस और प्लस चार्ज का फॉर्मेशन होता है। और एक नॉन पोलर आ जाए, नॉन पोलर कौन होता है, जिनके में कोई भी प्लस माइनस चार्ज का क्रिएशन ना हो। ठीक है, प्लस माइनस चार्ज का क्रिएशन ना हो। तो लेकिन क्या होता है, इसको इसे देख करके, यानी एक पोलर मॉलिक्यूल के साथ जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल पास में आता है तो उसको इस पोलर मॉलिक्यूल की वजह से इसमें भी थोड़ा बहुत चार्जेस क्या होते हैं, क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। यानी इसको किसकी वजह से, मतलब इस मॉलिक्यूल में किसकी वजह से चार्ज आया, पोलर की वजह से चार्ज आया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड। ये डाइपोल तो है, इसमें चार्ज कहां से आया, इसको देख करके आया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल। यानी दूसरे को देख करके इसके अंदर चार्ज पैदा हो गया, या फिर दूसरे को देख करके इसके अंदर चार्ज जनरेट हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, और ये नॉन परमानेंट होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्पररी होता है, ये आपको याद रखना है। जबकि जो शुरू के दो वाले जो थे वो परमानेंट होते हैं,
वो परमानेंट फोर्स है। वीक वंडरवॉल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, और साथ ही साथ अगर कोई डाइपोल 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 वाले सारे लाइन से हैं तो उनके बीच में तो ऑब्वियस सी बात है डाइपोल डाइपोल फोर्स लगेगा ही लगेगा। ये टेम्पररी होता है। टेम्पररी का मतलब अगर मान लो कि नॉन पोलर एक साथ होते, उसके साथ कोई पोलर होता ही नहीं तो चार्ज जनरेट ही नहीं होता, और ये अगर इसे हट जाएगा तो इसके अंदर भी चार्ज जनरेट नहीं होगा, तो ये क्या होता है, नॉन पोलर। और इसका जो डिस्टेंस रहता है वो 1/r³ मीटर तक ही बनता है, यानी इसकी जो रेडियाई है और इसकी जो रेडियाई है आपने एवरेज ले लिया, मान लो इसकी रेडियाई r, इसकी रेडियाई r डैश और इसकी r0, तो r0 प्लस r डैश डिवाइडेड बाय 2 आपने एवरेज लिया, और उसका 1/r³ तक ही क्या होता है, फोर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी उसके बाद आपका जैसे ही थोड़ा सा भी साइज इंक्रीज हुआ, इसके बीच में डाइपोल कभी भी जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल 3 टाइप्स के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट इज लंडन फोर्स और वीक डिस्पर्शन फोर्स, सेकंड इज डाइपोल डाइपोल फोर्स एंड थर्ड इज इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, तो होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। एनसीईआरटी में इसमें ब्रीफ में उन्होंने समझाया है टॉपिक को, तो आप लोग प्लीज उस थ्योरी को जरूर पढ़िएगा कि समझने के लिए कि हमें कैसे करना है। नाउ मूविंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि गैसेस के बीच के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं वो नेग्लिजिबल है, यानी तभी तो वो एक फ्री रहते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं। सेकंड था कि उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस रहता है वो मैक्सिमम रहता है, तभी इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम या फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स शेप यानी नो फिक्स शेप नाइदर फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, और क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल रहते हैं, हाईली कंप्रेसिबल रहते हैं। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी, क्या पढ़ा था हमने, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे करके उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमको हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी है। प्रीवियस क्लासेस मतलब जब हम 9th में थे तब हमने ये फर्स्ट चैप्टर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था, एंड अब हमको इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब क्या होता है, गैसेस के कुछ रूल्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, यानी हर चीज के कोई लॉज है। जैसे फोर्स में भी 3 लॉ अप्लाई होते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें उसके लॉज अप्लाई होते हैं। उसी प्रकार से गैस में भी कुछ लॉज अप्लाई होते हैं। पहला है बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो बॉयल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले गैसेस के बारे में स्टडी किया था, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह दी थी, और उसके रिलेटेड उसने एक लॉ बनाया। उसने ये कहा कि जस्ट सपोज कि अगर एक कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है जिसका प्रेशर अभी P है, और इस कंटेनर का वॉल्यूम V है, क्योंकि हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स क्या है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है, वो कहीं पे भी आके जा सकता है। तो जब भी हम किसी कमरे का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो हम पूरे कमरे का डिजाइन लेते हैं, ये नहीं देखते कि वहां कौन कौन सा गैस पार्टिकल्स है, उसको नेग्लेक्ट कर दो और केवल उसी को मानो जो हमारे पास है। हम वो नहीं करते, हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा कंटेनर क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस है। हम मॉलिक्यूल्स को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसमें पूरा गैस भरा है, खाली कमरे में गैस भरा है, खाली कंटेनर में गैस भरा है, तो ये किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस है। तो मान लो इसका प्रेशर अभी P1 है और इसका वॉल्यूम अभी V1 है। अब मैंने क्या किया, पिस्टन के ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया और पिस्टन इतना नीचे आ गया, पिस्टन क्या हो गया, नीचे आ गया। अब जो न्यू वॉल्यूम बना वो V2 हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे मेरा P2 जो है वो P1 से बड़ा है, तभी तो पिस्टन नीचे आ रहा है, अदरवाइज वो नीचे नहीं आता। और जो V2 क्या है, वो V1 से छोटा है, तभी तो यहाँ देखो V1 कितना सारा स्पेस मिल रहा है और V2 को कितना छोटा स्पेस मिल रहा है। तो बॉयल्स ने कहा कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो बॉयल्स ने कहा कि वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मैंने यहाँ टेम्परेचर क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, मैं टेम्परेचर नहीं बदल रहा हूँ, ठीक है, टेम्परेचर नहीं बदल रहा हूँ। अब इस टॉपिक को जरा सा यहाँ रोकते हैं, कुछ सीखते हैं। कुछ सीखने के लिए ये है कि सॉरी मैंने आप लोगों को वो टॉपिक पहले नहीं बताया कि कुछ हर चीज की क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है डिफाइन करने की।
जैसे सिंपल सी बात है, हम कहीं पे भी नए नए जाते हैं या किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हमसे क्या क्या पूछा जाता है, हमसे हमारा नाम पूछा जाता है, हमारे पापा का, हमारे मम्मी का, और हमारा डेट ऑफ बर्थ और हमारा रेसिडेंस पूछा जाता है कि हम रहते कहाँ हैं। तो ये क्या हमारी कुछ आइडेंटिटीज है। अगर मुझे अपने आप को डिफाइन करना हो तो मैं अपना नाम बताऊंगा, अपना एज बताऊंगा, अपना क्वालिफिकेशन बताऊंगा। यानी ये मेरे को अपने आप को डिफाइन करने के लिए कुछ क्या है, आइडेंटिटीज है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। क्योंकि स्टेट वेरिएबल्स का मतलब होता है कि हमारी कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज रहेगी, कुछ हो सकता है वेरी करती रहे। वेरी करती रहे मतलब मेरी तो एज कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। उस हिसाब से हर गैस पार्टिकल्स का भी क्या होता है, गैस को डिफाइन करने के लिए हम स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। वी कॉल्ड इट एज अ स्टेट वेरिएबल्स गैसेस को डिफाइन करने के लिए। तो इसके पास जनरली 3 टर्म्स होते हैं जब हम गैसेस को डिफाइन करते हैं। एक है टेम्परेचर, एक है प्रेशर और एक है वॉल्यूम। इस 3 टर्म्स के बेसिस पर ही पूरी गैसेस की प्रॉपर्टी को हम स्टडी करते हैं कि टेम्परेचर के बदलने के साथ क्या होता है, प्रेशर के बदलने के साथ क्या होता है, वॉल्यूम के पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। यानी इसमें ये देखा जाए तो वॉल्यूम अपने आप नहीं बदलेगा, टेम्परेचर बदल सकता है, प्रेशर बदल सकता है। नहीं तो इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, गैसेस की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। यानी जैसे खुद को डिफाइन करने के लिए हम खुद का नाम, खुद का डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, उसी प्रकार गैसेस की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। तो ये क्या कहलाती है, इसकी स्टडी स्टेट वेरिएबल्स कहलाती है। ये क्या कहलाती है, गैस की स्टेट वेरिएबल्स कहलाती है। तो बॉयल्स ने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को क्या करूं, कांस्टेंट रखा रहूं, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। क्योंकि यहां मैंने देखा जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मेरा वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मैथमेटिक्स का रूल बोलता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी है तो और उसको इक्वल टू में लेके आना है तो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि कांस्टेंट क्या है, के। तो यहाँ के क्या है, कांस्टेंट। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दूं तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये पीवी इज इक्वल टू किसी कांस्टेंट के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ ने क्या कहा, बॉयल्स ने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ठीक है, तो ये उसमें हम लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ कंडीशन दिया था कि एक बार P1 है और एक बार V1 है और एक बार P2 है और एक बार V2 है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि PV कांस्टेंट के बराबर है। उसी प्रकार P2 V2 भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। कब, एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर T, एट टेम्परेचर T। ये आपको याद रखना है कि वो टेम्परेचर T है। तो मैथमेटिक्स का रूल क्या बोलता है, अगर RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होना चाहिए, इक्वल। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिट्स याद रखना है। यूनिट्स कैसे याद रखोगे, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ATM भी होती है, बार भी होती है, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ Hg भी होता है। ठीक है, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम की यूनिट लीटर भी होती है, मीटर क्यूब भी होती है, सेंटीमीटर क्यूब भी होती है, डेसीमीटर क्यूब भी होती है। तो ये आपको याद रखना है, ml भी होती है। और टेम्परेचर की यूनिट आपको 2 ही याद करनी है, एक है डिग्री सेल्सियस और एक है केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। तो अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं, मतलब इसमें 1 प्लस कर दो 274। 2 की बात कर रहा हूं 2 डिग्री सेल्सियस की, तो इसमें 2 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 275। ठीक है, तो ये है हमारा बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स ने जब इसका ग्राफ बनाया एट डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर, डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम का जब उसने ग्राफ बनाया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसको ग्राफ कुछ ऐसा मिला। उसने प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाया। ठीक है, कैसे, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाया। तो हाँ ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का उसने ग्राफ बनाया एट कांस्टेंट टेम्परेचर T।
कई जगह आप लोग को डेफिनेशन ये भी दिया गया होगा बॉयस लॉ का कि प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इट। तो दोनों डेफिनेशन सही है, आपको ये गलत नहीं है, दोनों बिल्कुल सही है। तो आपको याद रखना है। तो जब उसने ग्राफ बनाया तो हाई प्रेशर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लो, मान लो ये 0 है, फिर 1 2 3 हम ऐसे जाते हैं, इसमें भी 1 2 3 जाते हैं, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा था, ठीक है। फिर इसमें हमको ऐसे मिला, फिर एक बार हमको ऐसे मिल रहा था कि जब हम प्रेशर थोड़ा सा ये कर रहे थे तो वॉल्यूम बढ़ते जा रहा था, ठीक है। तो उसने ग्राफ उसको कुछ ऐसे मिल रहा था कि कंटिन्यूसली जैसे जैसे प्रेशर कम होते जा रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। देखो जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ नीचे आ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। और जब भी हम कांस्टेंट टेम्परेचर की तरफ से ग्राफ बनाते हैं तो उसको हम आइसोथर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोथर्म्स। तो आइसोथर्म्स का मतलब होता है कि जब आप ग्राफ बना रहे हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी दो क्वांटिटी के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म्स के नाम से हम जानते हैं। तो यहां तक हमारा आता है बॉयस लॉ। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लॉ है वो है चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ है। इसके बाद और भी 2-3 लॉज हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे फ्रॉम चार्ल्स लॉ। और टुडे यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ द फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द बॉयल्स लॉ दैट इज ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ द गैस लॉ, ठीक है। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट। In the next class we will learn about the more laws in the next class, and we will till then you must study from the theory from the NCERT book or Shivlal, whatever you have, and try to understand this concept more clearly. And if you have any doubt, you are free to ask me anytime. Take care of you.